Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agrawal Todi, and till today we were doing EVS seated paper, one question papers, and today is the last part. So we'll be doing about the previous year's questions. किस type के questions हमारे EVS में आते हैं वो सब हम लोग आज discuss करेंगे. ठीक है? So let's start. सो सीटेट के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है ये सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सीटेट में एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस. ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे. सो व्हाट इज द मेन एम ऑफ अ गुड असाइनमेंट इन ईवीएस. ईवीएस में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, गुड असाइनमेंट है बोल के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है. ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है. द ऑप्शंस आर रिवीजन ऑफ द लेसन, एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, कीप स्टूडेंट्स एंगेज्ड. तो इसमें से आपको क्या लगता है कौन सा सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा असाइनमेंट्स के लिए कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है, कौन सा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इनमें से, इन ऑप्शंस में से. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द राइट आंसर. आप भी साथ साथ करते रहिए बिकॉज आप लोग साथ साथ करेंगे ना तो revision of the lesson, extensive learning opportunities, better utilization और keep students engaged. तो हम लोगों को कौन सा सही लगता है गुड असाइनमेंट के लिए. हमारा सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन है, एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, दैट इज बी. नंबर बी विल बी योर राइट आंसर. ठीक है, बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा. दैट इज एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. हमें बच्चों को बढ़ चढ़ के लर्न करने का अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहिए जिससे उनका असाइनमेंट बेटर हो सके. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज अ ईवीएस टीचर इफ यू आर आस्क्ड टू ऑर्गेनाइज अ फील्ड ट्रिप टू अ जू देन व्हाट शुड बी द मेजर ऑब्जेक्टिव. अगर आप एक ईवीएस टीचर हो और आपको स्कूल में बोला गया कि एक फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज करिए, जू लेके जाइए बच्चों को, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या ध्यान में रखोगे. ऑप्शंस आर offer active learning experience to the children, provide fun and enjoyment to the children, satisfy parents on quality of education, or to change the monotony of the routine study. क्या चीज़ में आप मतलब क्या चीज़ के लिए आपका मेजर ऑब्जेक्टिव फील्ड ट्रिप में ले जाके बच्चों को, जू में ले जाके बच्चों को नए एनिमल्स को लाइव दिखाना, फिजिकल उनको इंटरेक्ट करवाना, दिखाना कि भाई ये वाइल्ड एनिमल्स है, ऐसे रहते हैं जंगलों में बोल के बताएंगे. तो उससे क्या चीज़, मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका. ऑफरिंग एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू चिल्ड्रन, बच्चों को सीखने का, ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा. प्रोवाइड फन एंड एंजॉयमेंट, की बच्चे यार क्लास में बैठे बैठे बोर हो गए, चलो उनको मस्ती करवाते हैं, उसके लिए होता है. या सेटिस्फाई पेरेंट्स ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, की हम अपने पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को सेटिस्फाई करें कि नहीं भाई हमारे स्कूल में तो बहुत ही क्वालिटी का एजुकेशन होता है, देखिए हम आपके बच्चों को जू पे लेके जा रहे हैं, ऐसे इस रीजन से होता है. या टू चेंज द मोनोटोनी ऑफ द रूटीन स्टडीज, जो क्लास में बैठे पढ़े जो मोनोटोनस टाइप का एक एनवायरनमेंट होता है उसको चेंज करने के लिए फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज किया जाता है. तो व्हाट डू यू थिंक, इनमें से कौन सा होना चाहिए सही आंसर. सो आंसर विल बी यस नंबर ए, ऑफर एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू द चिल्ड्रन, क्योंकि वो लोग देखेंगे वहाँ पे एनिमल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे रहते हैं जंगलों में, क्या खाते हैं, तो वो अपनी आंखों से देखेंगे ना, उससे उनको क्या होगा, एक एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा बच्चों को. ठीक है, दैट्स व्हाई फील्ड ट्रिप्स आर ऑर्गेनाइज्ड. ओके, नेक्स्ट इज which of the following is not included under the formative assessment in EVS at primary stage. अब आपको ये याद करना, क्वेश्चन अभी भी देखेंगे तो ये नॉट, जो नॉट दिया गया है ना यहाँ पे, ये नॉट, इसको याद करिए. नॉट है या नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमें नहीं चाहिए आंसर में, जो रॉन्ग आंसर है वो वाला चाहिए हमें. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज. जो प्राइमरी स्टेज छोटे बच्चों का ईवीएस का फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें हमें क्या चीज़ की जरूरत नहीं है. तो आपका ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स, ग्रेडिंग एंड रैंकिंग स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाइंग डेफिशिएंसीज इन टीचिंग, एनहांसिंग लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स. कौन सा इंक्लूड नहीं होता है ये पूछा गया है, नॉट इंक्लूडेड है ना. तो आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप, बच्चों में क्या गैप बन रहा है लर्निंग के टाइम पे, कौन सी जगह पे वो लोग लैक कर रहे हैं, पीछे रह रहे हैं, वो आइडेंटिफाई करना. या फिर ग्रेडिंग एंड रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स को हमें ग्रेड या रैंक कैसे करेंगे वो इंक्लूड नहीं करना है हमें. या फिर आइडेंटिफाइंग डेफिशिएंसीज इन टीचिंग, भाई हमारे पढ़ाने के तरीके में क्या क्या कमी है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको जानना. नॉट इंक्लूडेड इंफॉर्मेटिव असेसमेंट होता है प्राइमरी स्टेज में. या फिर एनहांसिंग लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स का कितना लर्न किया उन लोगों ने, क्या क्या सीखा उन लोगों ने, ये सब जानना जरूरी नहीं होता है.
for the formative assessment in EVS at primary stages. तो grading and ranking of students is not included in the formative assessment. ठीक है, formative assessment में primary stage में grading and ranking students का include नहीं होता है, बाकी सारे चीज आप include कर सकते हैं. Okay, next question is which of the following activities have been responsible for disappearance of forest. Forest का disappearance के लिए क्या चीज responsible है? तो the options are construction of dams, collection of leaves for trade purposes, making bamboo baskets, making plated leaves out of fallen leaves. तो इनमें से कौन सा आपको लगता है कि फॉरेस्ट का जो हमारा फॉरेस्ट लुप्त होते जा रहा है उसका रीजन क्या होगा? कि डैम्स जो बनते हैं हमारे उनके कंस्ट्रक्शन की वजह से है, या पत्तों को हम लोग इकट्ठा करके ट्रेड करते हैं या बिजनेस करते हैं उस वजह से है, या बैम्बू से बास्केट्स बनाते हैं इसीलिए फॉरेस्ट सारे गायब लुप्त हो रहे हैं, या फिर मेकिंग प्लेटेड लीव्स आउट ऑफ फॉलन लीव्स, जो पत्ते गिर जाते पेड़ों में से उनको उठा के हम लोग जो पत्ते वाला प्लेट बनाते हैं उस वजह से है. तो किस वजह से है दैट अ फॉरेस्ट आर बीइंग डिसअपियरिंग? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा नंबर 1 कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. डैम्स बनाने की वजह से हमारे फॉरेस्ट्स लुप्त होते जा रहे हैं. इसके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? नाउ हमें ये पता है ना माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है, राइट? हमें सबको पता है ये. तो ये भी पता होगा क्योंकि हम लोगों ने छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो हमें ये पता ही है. तो ऑप्शंस दिए गए हैं इंडिया, चाइना, तिब्बत एंड नेपाल. सो इसमें तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं, सबको पता ही है नेपाल इज द राइट आंसर, राइट? नाउ नेक्स्ट, साहिल सेड आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट ड्यू टू फीवर. I am going through shivering, fever, headache and sweating. I have got my blood test done and the doctor has prescribed me harsh medicines. Sahil might be suffering from which disease? तो साहिल का क्या डिजीज है ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, कि साहिल बोल रहा है मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, मुझे फीवर है. क्योंकि उसे कैसे पता है उसे फीवर है? बिकॉज वो बहुत जोर से कांप रहा है, उसको बुखार आया हुआ है, सर दर्द हो रहा है, उसे बहुत पसीना आ रहा है उसे, है ना? तो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने उसको ब्लड टेस्ट करो बोला और बहुत कड़ी दवाइयां दी है उसे. तो हमें इन सिम्टम्स से हमें क्या पता चलता है कि साहिल को क्या हुआ है? तो ऑप्शंस आर डायरिया, टाइफॉइड, मलेरिया और कोलेरा. तो हमें जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं उससे क्या पता चल रहा है कि साहिल को क्या बीमारी हुई है? साहिल को यस सी नंबर मलेरिया. मलेरिया के ऑप्शंस क्या है, मतलब सिम्टम्स क्या होते हैं? जब आपको मलेरिया होता है तो मलेरिया में आप शिवर करते हो यानी कि कांपने लगता है, हाई फीवर आने लगता है, हेडेक होता है, स्वेटिंग बहुत बुरी तरह से पसीना आने लगता है. तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि इंसान को मलेरिया हो गया है. ठीक है, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल हु आर अवेक एट नाइट सी ऑब्जेक्ट्स इन विच कलर? कौन से कलर में दिखता है उनको ऑब्जेक्ट्स? जो एनिमल्स रात को जगते हैं जैसे आउल है ना, वो उनको बैट, उनको कौन से कलर में चीजें दिखती? जैसे हम लोग देखते हैं तो हमें सारे कलर्स दिखते हैं ना, मतलब कलरफुल दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट, पानी जो कलरलेस होता है वो भी हमें दिखता है, सब कलर्स दिखते हैं हमें, राइट? लेकिन जो एनिमल्स रात को जगते हैं उन लोगों को कौन से कलर की चीजें दिखती हैं, कौन से कलर में चीजें दिखती हैं? ऑप्शंस आर रेड, ऑल कलर्स, ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रीन. सो विच इज द राइट ऑप्शन? आपको पता ही होगा. यस, हमने ये पहले भी किया था, ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है उन्हें. ठीक है, the right answer will be black and white for this question. What is the name of a thin powdery structure present inside the petals of flower? ये भी हम लोगों ने पहले किया था, राइट? हमने एक्सप्लेन किया था इसको भी कि पेटल्स में जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं उसके अंदर पतला बहुत माइन्यूट सा पाउडरी सब्सटेंस होता है, एक पाउडर जैसा चीज होता है. ठीक है, उस पाउडर का नाम क्या है? तो हमारा ऑप्शंस दिया गया है पोलन, एंथर, स्टिग्मा एंड रेडिकल, राइट? सो उसमें से क्या है हमारा राइट ऑप्शन? जो एक पाउडर जैसा दिखता है, फूलों के अंदर आप हाथ भी लगाओगे ना, उस पेटल के अंदर जो बीच में होता है उनको हाथ भी लगाओगे, पाउडर जैसा हाथ में आएगा, वो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसका ऑप्शन है पोलन, राइट? द फर्स्ट वन पोलन इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, पोलन जो कि
फ्लावर्स में से इंसेक्ट्स बर्ड्स लेके दूसरे फ्लावर में डालते हैं और फिर वैसे उनका पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होता है. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड हेल्प इन फाइटिंग आयरन डेफिशिएंसी. अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है शरीर में, आपको आयरन की कमी है, तो कौन सा खाना आपको खाना पड़ेगा जिससे आपको ये कमी, आयरन की कमी पूरी हो सकती है. तो ऑप्शंस हमारे पास क्या है, राइस, आमला एंड लेमन. राइस, आमला एंड लेमन तो आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज आमला, जेगरी एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. जेगरी मतलब गुड़, ठीक है, एंड ग्रीन लीफ जो भी ग्रीन लीफ वाले वेजिटेबल्स होते हैं, पत्तादार सब्जियां जो ग्रीन वाले, उनको पालक हो गए, बथुआ, ये सब होते हैं ना, इनको बोलेंगे हम लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं नाम, इनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बोलेंगे, राइट. एंड देन अदर सी नंबर इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड ऑरेंज. एंड लास्ट इज जैगरी, लेमन एंड राइस. लेमन मतलब नींबू हो गया, जैगरी मतलब आपका गुड़ हो गया, ठीक है, राइस मतलब चावल, राइस हो गया. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है जिसको खाने से आपका आयरन का डेफिशिएंसी, जो आपके शरीर में आयरन की कमी है, उसको पूर्ति करेगी. तो आपका राइट ऑप्शन विल बी यस, बी नंबर, आमला, जैगरी एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ओके, क्योंकि इन सब में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, इसीलिए हमें ये सब का, आंवला का, जागरी का, गुड़ है ना, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सेवन करना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमारे आयरन डेफिशिएंसी को हम लोग कम कर सके, हम लोग पूरा कर सके. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the objective behind including poems and stories in textbooks of EVS. EVS के छोटे बच्चों के बुक में poems और stories डालने का क्या महत्व है, एक्चुअली क्यों डाले जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है. हमारा ऑप्शन है एनकरेज इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, हैव अ चेंज इन अ रूटीन कंटेंट, कंप्लीट अप द टेक्स्ट बुक्स, fulfill demand of poets and storytellers, right? So here what are the options हमें क्या बता रहे हैं कि बच्चों को encourage imaginative and creative ability of the student, बच्चों में imagine करने का, है ना, creative ability का हम लोग संचार करते हैं, बच्चों में सोचने की क्षमता बढ़ाते हैं, इसीलिए poems and stories उसके टेक्स्ट बुक में डाला गया EVS के. या फिर हैव अ चेंज इन रूटीन कंटेंट, मतलब अरे यार कितना पढ़ोगे, बोरिंग सब हो, चलो इसमें स्टोरीज डाल देते हैं, पोम डाल देते हैं, इसलिए डाला गया कि कम से कम रूटीन से अलग, थोड़ा अलग होगा, एंटरटेन होगा बच्चों का. या फिर कंप्लीट ऑफ द टेक्स्ट बुक, की टेक्स्ट बुक कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो चलो 2-4 पोएम से स्टोरीज डाल देते हैं, सो दैट टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाए, इस रीजन से है. या फुलफिल डिमांड ऑफ पोएट्स एंड स्टोरीज, या फिर जो पोएट्स है, जो पोएट्री लिखते हैं या स्टोरीज लिखते हैं, उनकी डिमांड्स पूरी करने के लिए ये सब इंक्लूड किया गया है आपके EVS के बुक में. सो व्हाट डू यू थिंक इज द राइट ऑप्शन? Yeah, we all know to encourage imaginative and creative ability of the students. बच्चों में क्रिया शक्ति है ना, एंड इमेजिनेशन, सोच शक्ति का, सबका विकास करने के लिए ही ऐसे पोएम, स्टोरीज, ज्ञानवर्धक स्टोरीज डाला जाता है EVS के टेक्स्ट बुक में, है ना. Next is the most effective strategy to engage learners in EVS is, EVS में बच्चों को पकड़ के रखना, बच्चों को एंगेज करके रखना, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी जो आप यूज कर सकते हैं एज अ टीचर, वो क्या है? तो ऑप्शंस हमारे पास क्या है, एक्सप्लेनेशन बाय द टीचर, टीचर जो एक्सप्लेन करते हैं, बुक पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, भाई इसमें ऐसा ये तरीका से समझाया गया है, वो वाला है. या क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन है, जो हम क्लासरूम में डेमो करके दिखाते हैं, उसको एंगेज में आप इफेक्टिव एंगेज स्ट्रैटेजी बोलोगे EVS में पकड़ के रखने के लिए बच्चों के लिए क्लास में, है ना, उनका उनको ज़्यादा कंट्रोल में, मतलब कंट्रोल इन द सेंस इज लाइक बच्चों को इंटरेस्टिंग बना के सब्जेक्ट पढ़ाने का बात हो रहा है यहाँ पे. कौन सा सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होगा यहाँ से, ठीक है. नरेटिव्स मतलब आप पढ़ के सुना रहे उन्हें और उन्हें कहानियों की तरह बता रहे हैं कि भाई इसमें ऐसा हो रहा है, इस टॉपिक में इसमें ऐसा बोला जा रहा है, या इस टॉपिक में आपको जो लेखक है वो ये बताना चाह रहा है, उस तरीके से आप बता रहे हो. नरेटिव्स होगा. या फिर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, सिंपली आप एक बुक है आपके पास EVS वाला और आप रीड करके दे रहे हो, ये है इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है. तो आपको कौन सा लगता है इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होना चाहिए? देन द राइट ऑप्शन इज
नरेटिव्स, राइट, बिकॉज हमेशा बच्चों को हम लोग एक कहानी के तौर पे, है ना, इंटरेस्टिंग बना के बच्चों को जो चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से उसको ग्रास्प करेंगे, बहुत इंटरेस्ट लेकर उनको सीखेंगे वो चीज़ को, उनका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा, वो कंटेंट के अंदर, आपके सब्जेक्ट के अंदर, आप जो पढ़ा रहे उसके अंदर ही उनका फोकस रहेगा। इसलिए नरेटिव्स आर ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन एंड इफेक्टिव स्ट्रैटेजी चिल्ड्रन, बच्चों को ईवीएस में एंगेज करके रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज which of the following is not true according to EVS? EVS के माध्यम से ये नीचे जो दिया गया है उसमें नॉट ट्रू, अगेन यहाँ पे क्या बोला गया है, नॉट ट्रू, दैट मीन्स गलत कौन सा है, राइट। सो ऑप्शंस आर EVS provides opportunities to the learners to explore their environment. EVS emphasizes descriptions and definitions. Nature of EVS is integrated. EVS is based on child-centered learning. So हमें फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या याद करना है, हमें ये याद करना है कि क्वेश्चन हमें पूछ रहा है ये नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है इन ऑप्शंस में, ये पूछा गया है। सो EVS provides opportunities to learners to explore their environment. Environment आपका कैसा है, आप क्या पढ़ रहे हो, environment के साथ कनेक्ट कर रहे हो नहीं कर, ये opportunities EVS आपको दे रहा है। तो इज दिस राइट आंसर, है ना, ये तो EVS हमें ये अपॉर्चुनिटीज देता है ना, लेकिन क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमें पूछा नॉट ट्रू, जो हमें नहीं देता। ओके, सो EVS तो हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर सके, राइट। देन EVS एम्फासाइजेस डेस्क्रिप्शंस एंड डेफिनेशंस। अब EVS क्या बोलता है कि मेरे बुक के अंदर जो भी डेफिनेशंस है या जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया उसी को पढ़ना, बाकी आप बाहर का कुछ भी मत सीखना, EVS ये बोलता है आपको। या फिर नेचर ऑफ EVS इज इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब आप EVS के थ्रू इट्स नॉट लाइक बुकिश ओनली, सारे इधर उधर की सारे एनवायरनमेंट रिलेटेड है या आपका एक्स्ट्रा करिकुलर रिलेटेड है या ऑल ओवर डेवलपमेंट, जो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपको EVS का नेचर मिलेगा, है ना। या फिर EVS इज बेस्ड ऑन अ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, बच्चे का जो सीखने का क्षमता है या बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंगली EVS को बेस किया गया है, राइट। तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा गलत आंसर होना चाहिए? यस, द B1 इज रॉन्ग बिकॉज EVS emphasizes descriptions and definitions. EVS कभी ये नहीं बोलेगा आपको कि आप बुकिश जो बुक में हमने डेफिनेशन दिया उसी को रट्टा मारो और उसको लिखो, या जो डिस्क्रिप्शन हमने बताया उसी को लिखो, अपने वर्ड्स में मत लिखो, ऐसा नहीं है। दैट्स व्हाई B number will be the wrong answer, मतलब राइट आंसर है लेकिन इट विल बी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, आंसर B वाला ही होगा आपका, लेकिन ये गलत है बिकॉज EVS ये कभी नहीं बोलता है। एंड हमें क्वेश्चन में भी ये पूछा गया कि कौन सा गलत आंसर है इनमें से, है ना। दैट वाज B इज द रॉन्ग वन। नाउ नेक्स्ट इज which of the following is very important in constructing knowledge in EVS? EVS में knowledge construct करने के लिए, डेवलप करने के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे इम्पोर्टेंट है? इसमें पूछा गया which is very important, जो है ना। So what will be the options? Active participation of the learners, मतलब learners को बहुत actively participate करना पड़ेगा EVS chapter, EVS subject के अंदर, so that they can construct there, they can develop, वो लोग अपने knowledge को और ज़्यादा बढ़ा सके, इसलिए बच्चों को active participation करना पड़ेगा। Second is relating child's knowledge with the teacher's knowledge. टीचर को जितनी नॉलेज है उसको बच्चों के नॉलेज के साथ रिलेट करेंगे, उससे आपका EVS का नॉलेज बढ़ेगा। या फिर लर्निंग EVS आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। आप अगर EVS क्लासरूम चार दीवारी के अंदर ना पढ़ के बाहर एनवायरनमेंट में आउटसाइड द क्लासरूम पढ़ते हो, तब आपका कंस्ट्रक्शन होगा, नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगा आपका। या फिर रिलेटिंग चाइल्ड्स लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज। बच्चा जो आप घर पे जो आप सीखते हो, आपके एनवायरनमेंट में, नेबरहुड में आप जो सीखते हो वो चीज और स्कूल में जो आपको सिखाया जाता है, उन दोनों चीज को रिलेट करके आप सीखोगे, तब आपका नॉलेज EVS का ज्यादा बढ़ेगा। सो विच वन डू यू थिंक इज द राइट ऑप्शन? यस, अब इसमें से हमें ये भी मेरे को बताना था
इसमें ईवीएस में इस तरीके से ऑप्शंस दिए जाएंगे ओके। लाइक यहाँ पे तो इन्होंने ऑप्शन दे दिया, मगर कई सारे क्वेश्चन में ऐसे होता है कि खाली एक आंसर हमारा राइट नहीं होता, इनमें से 2 आंसर, कभी 3 आंसर्स भी राइट होते हैं, एक गलत होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से इनका ये ऑप्शन दिया जाता है, हमें यहाँ टिक मार्क करना है, इसमें से टिक मार्क करना है कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या बोला गया, ए ओनली, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर काफी है अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, ईवीएस का नॉलेज बढ़ाने के लिए बोला गया है नंबर 1 ऑप्शन में, राइट। नंबर 2 में ए एंड डी, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन तो होना ही पड़ेगा, साथ साथ ही बच्चे का लोकल नॉलेज और स्कूल में नॉलेज जो है उसको रिलेट करेंगे, तो आपका ईवीएस का नॉलेज का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा, बोल रहे हैं नंबर 2 में। 3 में क्या बोल रहे हैं, ए सी एंड डी, दैट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन एज वेल एज लर्निंग ईवीएस आउटसाइड द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम एंड एज वेल एज लोकल जो चिल्ड्रन का नॉलेज है उसके साथ स्कूल का नॉलेज को कंबाइन करेंगे, देन इट विल बी वेरी इफेक्टिव टू लर्न ईवीएस, है। And then comes his 4th one, that is D only, that is relating child's local knowledge only and with the school knowledge, है ना। तो ये बोला गया है, तो हमारा इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, A C D, D only, A D only और A। तो इनमें से हमें ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, सिर्फ ये राइट है, सिर्फ ये राइट है, सिर्फ ये या ये A को क्लिक करना है, यहाँ पे नहीं करना, आपको यहाँ पे आंसर को टिक मार्क करना है, ओके। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, या A C and D, है ना, 3 नंबर का। एक्टिव पार्टिसिपेशन तो चाहिए ही चाहिए लर्नर्स का, लर्निंग ईवीएस आउटसाइड द 4 रूम ऑफ द क्लासरूम, 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, राइट, एंड देन रिलेटिंग चाइल्ड्स लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज, ठीक है। तो ये तीनों चीज हमें चाहिए टू कंस्ट्रक्ट ईवीएस नॉलेज डेवलप करने के लिए, वास्ट वे में ईवीएस को समझने के लिए हमें ये तीनों ही ऑप्शंस की जरूरत पड़ती है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज children should be encouraged to adapt sources other than textbooks and teachers in EVS. Why? अब हमें ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि आप बच्चों को इनकरेज करें, आप बच्चों को ये प्रोत्साहित करें कि भाई स्कूल के बुक ही खाली ना पढ़े, ईवीएस वाला स्कूल का जो बुक है खाली वो ना पढ़े, या टीचर जो एक्सप्लेन करे वो नहीं, बाकी और भी सोर्सेज से आप नॉलेज इकट्ठा करिए। ये बच्चों को बताया जाना चाहिए, क्लासरूम में इनकरेज करना चाहिए बच्चों को कि भाई आप बुक खाली क्यों पढ़ रहे हो, आप बाहर की नॉलेज भी लीजिए, दूसरे सोर्सेज हैं, आज का तो इंटरनेट की फैसिलिटीज है, तो आप दूसरे सोर्सेज से भी अपने नॉलेज को डेवलप करिए, बढ़ाइए। लेकिन ये क्यों बोला जा रहा है, वाई? सो हमारा ऑप्शन आ रहा है, टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स आर नॉट ओनली सोर्स ऑफ लर्निंग ईवीएस, राइट। तो टेक्स्ट बुक और टीचर्स खाली तो ईवीएस लर्न करने का सोर्स है ही नहीं ना, हमारे पास और भी बाकी बहुत सारे सोर्सेस है, राइट। इट विल प्रमोट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन कम्युनिटी, ठीक है, पेरेंट्स इन कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट भी हमें यहाँ पे मिलता है, इसीलिए ऐसा बोला गया है। या फिर इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स टू नो द चाइल्ड्स बैकग्राउंड, बच्चे का बैकग्राउंड किस तरीके का है, इससे भी टीचर को पता चलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक टीचर को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, so that whatever he learns अपने बाहर के एनवायरनमेंट से जो भी सीख के टीचर अपने चिल्ड्रन अपने क्लास में बोलेंगे टीचर्स को, तो टीचर को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, एक कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या देखता है अपने समाज के अंदर या अपने नेबरहुड में, अपने घर में, तो बच्चों को टीचर को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है बच्चों को जानने के लिए, राइट। एंड लास्ट इज इट विल डेवलप साइकोमोटर स्किल एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ दिस चिल्ड्रन, बच्चों में साइकोमोटर स्किल यानी कि बहुत तुरंत इंस्टेंट डिसीजन लेने का, तुरंत मतलब लाइक जैसे आप गेम खेल रहे होते हो तो पास करना पड़ता है, फुटबॉल खेल रहे हो तो किसको पास करोगे आप फुटबॉल, सो दैट वो तुरंत गोल मारेगा, जो आप गोल पोस्ट के पास में होगा आपका टीम का मेंबर, उसी को प्लेयर को ही तो पास करोगे, या फिर आप पीछे तो पास करोगे नहीं। तो इस तरीके से जो तुरंत एक इंस्टेंट जो आप डिसीजन ले सकते हो, या फिर तुरंत तो किसी टॉपिक में आपको बोलना है, ऑन द स्पॉट आप बोल पाओ, इस तरह का साइकोमोटर स्किल डेवलप होते हैं। एस्थेटिक सेंस यानी कि आपको सोसाइटी के अंदर कैसे बिहेव करना है, कैसे आपको रहना है, these aesthetic sense भी children के अंदर डेवलप करते हैं। तो what are the other sources जो आपको बुक्स और टीचर्स के अलावा बच्चों को
इनकरेज करना चाहिए कि नहीं, तुम्हें ईवीएस पढ़ने के समय में सिर्फ बुक और टीचर्स का ही नॉलेज नहीं लेना, बल्कि बाकी चीज़ों का भी नॉलेज लेना है, बल्कि एनकरेज करना पड़ता है हम लोगों को। व्हाट आर दे? नाउ दैट इज ऑप्शन, फिर यहाँ पे आपको ऐसे ही दिया गया है बी सी एंड डी, दैट इज बी सी एंड डी, और नंबर 2 में सी एंड डी ओनली, नंबर 2 सी एंड डी ओनली, नंबर 3 इज बी सी ओनली, बीच वाला ये बी सी ओनली है, एंड नंबर 4 इज ए बी सी, ए बी एंड सी। तो आपको कौन सा लगता है कि बच्चों को हमें क्या चीज के लिए एनकरेज करना चाहिए? यस, राइट आंसर विल बी नंबर 2 सी एंड डी, दैट इज it will provide opportunity for the teacher to know the children's background and it will develop psychomotor skill and aesthetic sense of the children. ठीक है, तो ये इसमें हमें बच्चों को ये इस चीज़ से एनकरेज भी करना चाहिए कि आप अपने सोसाइटी के बारे में सोचिए, घर परिवार के बारे में, नेबरहुड के बारे में, सब जगह के बारे में बच्चों को हम लोगों को ये एनकरेज करना चाहिए कि भाई यहाँ से आप सीख सकते हो ईवीएस के बारे में पढ़ो। ठीक है, so these are the right, this is the right option, number 2, that is C and D. Next is, in EVS teachers should provide opportunities to the children to access themselves. सेल्फ असेसमेंट इज, नाउ ईवीएस में ऐसा नहीं है कि खाली टीचर एग्जाम लेती है, आपका करेक्शन करेगी, मार्क्स दे देती है, ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएस में ऐसा प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं टीचर्स कि बच्चे अपने आप को भी असेस कर सके, अपने आप को भी वो लोग मार्क्स दे सके कि भाई हम कहाँ पे सही है, हमें कहाँ पे सीखने की ज़रूरत है, या हमसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, ये सब चीज़ भी सीखना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। तो ईवीएस ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। सेल्फ असेसमेंट मतलब क्या है? सेल्फ असेसमेंट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, CCE एंड असेसमेंट एट लर्निंग। तो इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पे आप देखिएगा दो ऑप्शन है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये दो अलग अलग है। ऑफ मतलब लर्निंग का जो असेसमेंट कर रहे हो आप, है ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, आपने मतलब एक स्टूडेंट हो आप, और आप क्या चीज़ लर्न किए हो, आप खुद ब खुद को असेस करते हो, या खुद ब खुद को एक आप अपने आप को मार्क्स दे रहे हो किसी भी चीज़ के लिए कि आप कितना लर्न कर चुके हो कोई भी टॉपिक को, तो दैट विल बी कॉल्ड एज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आपने कितना सीखा। असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब इस चीज़ को सीखने के लिए आप अपने आप को कितना मार्क्स प्रोवाइड करोगे सीखने के लिए, और आपने कितना सीखा, ये दो चीज़ अलग अलग यहाँ पे दिया गया। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो सेल्फ असेसमेंट का सेल्फ असेसमेंट मतलब क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, आप क्या सीखे हो उसका असेसमेंट कर रहे हो आप। ठीक है, दिस सो राइट आंसर विल बी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट इज which of the following should not be the indicator for assessment or in EVS? EVS में असेसमेंट्स के लिए which of the following should not be the indicator for assessment in EVS? मतलब EVS का असेसमेंट के लिए इंडिकेटर कौन सा नहीं होना चाहिए? अगेन यहाँ पे नॉट, ये अगेन नॉट आया यहाँ पे, तो हमें इस नॉट को ध्यान रखना चाहिए कि EVS का असेसमेंट में कौन सी चीज़ हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इंडिकेटर्स नहीं है। दैट इज रिमेम्बरिंग, क्वेश्चनिंग, कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, कोऑपरेशन। राइट, सो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है इसमें पूछा गया है कि कौन सा हमारा इंडिकेटर नहीं है EVS असेसमेंट्स के लिए, एंड दैट दोज ऑप्शंस आर रिमेम्बरिंग, क्वेश्चनिंग, कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन। सो हमारा ऑप्शन विल बी कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। EVS के अंदर हमारी ये इंडिकेटर नहीं है असेसमेंट्स के लिए, बच्चों को हमें परखने के लिए ये असेसमेंट नहीं है कि भाई कौन सा जस्टिस हो रहा है, इक्वालिटी है या नहीं। ठीक है, सारे बच्चे हमारे लिए इक्वल होते हैं। सो दिस इज द रॉन्ग वन, which should not be included. Okay, next is a teacher conducts an experiment on how does food get spoiled. खाना कैसे खराब होता है? एक टीचर अपना एक्सपेरिमेंट करती है। ठीक है, टीचर मेक ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स and provides them with materials related to the experiment. Why does teacher form groups of learners? तो टीचर्स ये ग्रुप क्यों बनाती हैं?
ठीक है। एक टीचर एक एक्सपेरिमेंट करती है, उसमें खाना कैसे खराब होता है ये टीचर देखती है, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट उस टॉपिक के ऊपर होता है। तो टीचर क्या करती है, उसमें ग्रुप बनाती है, अलग अलग स्टूडेंट्स का 2-3 ग्रुप बनाती है एंड उन सबको एक्सपेरिमेंट्स का जो भी चीज चाहिए होता है वो सब प्रोवाइड करती है। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, टीचर ग्रुप क्यों बना रही है? व्हाई डज द टीचर फॉर्म ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स? क्यों बना रही है? सबको एक साथ में तो करवा सकती थी, लेकिन यहाँ पर टीचर ग्रुप बना रही है, तो क्यों बना रही है? ऑप्शंस हमारे क्या है, इट प्रमोट्स पीयर लर्निंग, मतलब आप एक दूसरे के साथ अपने क्लास के जो साथी हैं आपके, उनके साथ आप एक साथ मिलके लर्न कर सकते हो। इट इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। ग्रुप लर्निंग इज इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग ईवीएस विदाउट बर्डन, मतलब ग्रुप में आप अगर आप पढ़ रहे हो ईवीएस तो ये मतलब बहुत आसानी से आप सीख लोगे, इसीलिए करवा रही है मैम ग्रुप का ग्रुप प्रोवाइड करवा रही है सबको, ग्रुप अलग अलग बना के अलग अलग ग्रुप में एक्सपेरिमेंट करवा रही है। या ग्रुप लर्निंग इज एन एसेंशियल स्ट्रैटेजी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, या फिर अकेले अकेले बच्चे को छोड़ दे पूरा क्लास करवाए तो वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं होगा, इसीलिए टीचर ने ये ग्रुप लर्निंग का स्ट्रैटेजी निकाला है। तो व्हाट इज द रीजन? A and C only, that is promote pure learning and group learning is effective. B and D, it improves social interaction. Group learning is an essential strategy to maintain discipline in the class. A and B, that is promote pure learning and social interaction. And C and D, that is group learning is effective and group learning is will maintain discipline. तो आपको कौन सा लगता है? आप खुद सोचिए। या नंबर 1 A and C, because ये प्रमोट करता है आपका प्योर लर्निंग। अगर आप क्लासरूम में अपने ग्रुप के अंदर जितने बच्चे 4-5 जितने बच्चे टीचर ने आपको दिया है उनके साथ मिलके आप सीख रहे हो ना, तो आपको एक दूसरे के साथ सीखने का भाव पैदा होता है, ठीक है। प्रमोट्स प्योर लर्निंग, अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ साथी के साथ सीखने का आपको ये आदत पड़ती है ग्रुप लर्निंग के अंदर। एंड व्हेयरएज ग्रुप लर्निंग इज इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग ईवीएस सीखने के लिए ग्रुप लर्निंग बहुत इफेक्टिव है, बिकॉज कोई भी टॉपिक है, हम सबको सब टॉपिक तो आता नहीं है, तो इसमें क्या होता है ग्रुप लर्निंग में, किसी को कोई टॉपिक के अंदर कुछ समझ में आया, किसी को कुछ और टॉपिक के अंदर समझ में आया, तो दे कैन एक्सचेंज देयर नॉलेज एंड द होल ग्रुप कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द एक्सपेरिमेंट, है ना। पूरा क्लास समझ जाए, मतलब पूरा ग्रुप, आपका ग्रुप पूरा समझ जाएगा कि भाई इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हो क्या रहा है, आप एक दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इजीली विदाउट एनी बर्डन, हार्श में कुछ भी नहीं है, एकदम इजीली आप ईवीएस सीख लोगे। दैट इज व्हाई एक्सपेरिमेंट के टाइम पे टीचर ने क्या किया, ग्रुप फॉर्म किया सो दैट द स्टूडेंट कैन लर्न वेरी इजीली। ओके, नेक्स्ट इज पिक्चर रीडिंग is an important activity in EVS. EVS में picture reading is very important. आप क्लास में कुछ पिक्चर दिखाते हो और उनको बच्चों को पूछते हो कि भाई आपको इस पिक्चर में क्या नजर आ रहा है, क्या सीख रहे हो, क्या देख रहे हो, राइट। सो पिक्चर रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन EVS. EVS में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर और इंडिकेटर्स of learner can be accessed through picture reading. तो आप ये पिक्चर रीडिंग करवा के बच्चों का मतलब कौन सा एक्सेसमेंट कर रहे हो, आप क्या चीज जांच रहे हो बच्चों में कि क्या चीज सीख रहे बच्चे या क्या चीज देख रहे हैं बच्चे जो पिक्चर में जो वो सीख रहे हैं, आप क्या चीज जानना चाह रहे हो। ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, एक्सप्रेशन, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यहाँ पे A and C, A and B, D and A B C, इसमें कौन सा है? पिक्चर देख के बच्चे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, ये आप देखना चाह रहे हो पिक्चर दिखा के। या एक्सप्रेशन, बच्चों का एक्सप्रेशन कैसा होता है पिक्चर देखने के बाद, वो देखना चाहते हो आप। या एनालिसिस, बच्चे पिक्चर देखने के बाद क्या एनालाइज करते हैं कि भाई वो पिक्चर में क्या है, क्या देखा उन लोगों ने, वो आपको जानना चाहते हो। या फिर एक्सपेरिमेंटेशन, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो क्या इंडिकेटर्स हो सकता है कि एक पिक्चर दिखा के बच्चे से आप क्या समझने, क्या जानने की कोशिश करें कि बच्चे ने क्या देखा, क्या सीखा। तो व्हाट विल बी योर ऑप्शन हियर? A C, A B, D only and A B C. तो क्या होगा आपका ऑप्शन? नंबर 4, that is A, B and C. That is observation and recording. बच्चे ने पिक्चर में क्या देखा, that is observation. Recording मतलब उन्होंने देखा तो क्या समझा, वो क्या रखा है दिमाग में उन्होंने, that is recording. Then expression, बच्चे को देखे किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी, उन लोगों ने क्या समझा, उसको एक्सप्रेस कैसे, उसको आपको बता कैसे रहे हैं, आप वो देख रहे हो, राइट। एंड देन एनालिसिस की, अच्छा बच्चे ने क्या सीखा उसमें से, आप वो एनालाइज कर रहे हो उसे, है ना। तो पिक्चर रीडिंग EVS में ये सब चीजों के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग, एक्सप्रेशन एंड
analysis. Okay. Next is which technique is used in rating scale. Rating scale में कौन सी technique use होती है? And the options are checklist, assignments, written questions and observations. So answer will be observation, क्योंकि आप rate कर रहे हो ना बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, तो आप देख के ही बताओगे उसको, है ना. Next is which of the following is not the objective of teaching EVS? Which of the following is not the objective of teaching EVS? To engage the child in exploratory and hands-on activities, to encourage children to provide textbook definition, to nurture the curiosity and creativity of the child, to develop an awareness about environmental issues. तो आप which of the following is not, again ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखिए, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा. ओह गॉड, आंसर आ गया. ठीक है, सॉरी फॉर दिस, बट नॉट का मतलब क्या है, हमें इन ऑब्जेक्टिव्स में से ये नहीं चाहिए. इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस. सो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है. टू एनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन. ये तो यहाँ पे पढ़ते ही हमें समझ में आ गया था ना कि बच्चों को हमें ये नहीं बोलना कि आपको टेक्स्ट बुक का ही डेफिनेशन देना है, टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन कोई रट्टा मार के देना है. नहीं, हमें ये नहीं बोलना. बच्चों को हमें क्या बोलना, डेफिनेशन भी अगर बच्चे बता रहे हैं तो जो वो समझ के अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे वही सही होगा. ठीक है, जो बच्चा समझ के बोलेगा वही सही होगा. ठीक है. सो वी शुड नॉट एनकरेज देम टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन. जो बुक में डेफिनेशन है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है. आप अपने ही लैंग्वेज में बोलिए, ये ठीक रहेगा. ठीक है. सो दिस इज द राइट आंसर टू एनकरेज. मतलब हमें ऑब्जेक्टिव्स में क्या नहीं चाहिए, बच्चों को बुक का आंसर दो, बुकिश आंसर दो, ये हमें जरूरत नहीं है. ओके. सो in a hilly area, it was observed that the people have built their houses using stones, mud, lime and wood. These houses have 2 floors. One on the ground floor, they provide space for animals to live and also store necessary things. On the first floor, they stay. The roof of the house are flat and made of thick tree trunks. This hilly area is the part of. तो यहाँ पे क्या है, एक हिली एरिया में लोगों का घर कैसा होता है, वो लोग का घर स्टोन से, पत्थरों से बना होता है, मिट्टी से, लाइम, चूना और लकड़ी से बना होता है. एंड दिस फ्लो इज, इनका 2 मंजिला घर होता है इन्हें यहाँ. एंड ग्राउंड फ्लोर में वो एनिमल्स रखते हैं, अपना स्टोर हाउस जैसे जो भी चीज़ें उनको स्टोर करनी होती है वो स्टोर करते हैं ग्राउंड फ्लोर में. एंड फर्स्ट फ्लोर में ये लोग रहते हैं. ठीक है. और घर का छत किस चीज़ से बना हुआ रहता है, फ्लैट होता है और बहुत मोटा मोटा ट्री का ट्रंक से बना हुआ रहता है. सो इस टाइप का घर आपको किस जगह पे देखने को मिलेगा, कौन सी हिली एरिया में देखने को मिलेगा? आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय. तो व्हाट विल बी द आंसर? अरुणाचल प्रदेश. ओके. सो नेक्स्ट वन, consider the following statements about the practices followed under zoom farming. तो zoom farming करते समय आपको किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए? Options are, after obtaining one set of crops, the land is left as it is for some years. ठीक है. एक बार ही आप फील्ड में या कुछ भी आप उगा लेते हो, उसके बाद उसको साफ करके उसको वैसे के वैसे छोड़ देते हैं फॉर सम ईयर्स, मतलब काफी सालों के लिए. ऐसा करते हैं जूम फार्मिंग के लिए. या द बैम्बू और द वीड्स व्हिच ग्रो ऑन द लैंड्स आर पुल्ड आउट एंड बर्न. या फिर जो जमीन में आपको जूम फार्मिंग करनी है वहाँ पे जो भी बैम्बूज या घास वास जो वीड्स उगे हुए रहते हैं उनको पुल करके खींच के आप निकालते हो, फिर उनको सबको जला देते हो. या द ऐश obtained on burning the weeds etc is used as fertilizer. जो भी आप जलाते हो उसको, जो राख मिलती है आपको, उसको आप फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करते हो. या when the land is ready for farming it is deeply plowed before dropping the seeds. तो अगर मतलब चौथा क्या है कि लैंड को फार्मिंग के लिए रेडी करने के लिए क्या करते हो, बहुत अंदर गहरे तक आप उसको खोदते हो और फिर बहुत डीपली प्लाउ करने के बाद फिर सीड्स डालते हो. तो इनमें से कौन सा होगा आपका ऑप्शन? द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी बी सी, दैट इज बैम्बू वीड्स को आप उखाड़ते हो और फिर उनको जला देते हो और वो जो जला हुआ राख है उसको फर्टिलाइजर के तौर पे आप यूज करते हो. या ए ओनली, या एक सेट क्रॉप आप जो भी उगा लिया एंड देन कुछ सालों के लिए खेत को एकदम ऐसे ही छोड़ देते हो. या डी ओनली, व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग, आप बहुत अंदर तक खोद के उसको प्लाउ करते हो. या फिर ए बी एंड सी, नंबर ए बी एंड सी
इस ये है ऑप्शन आपका। तो राइट आंसर विल बी नंबर 1, दैट इज बी एंड सी, दैट इज बैम्बू और वीड्स विच ग्रो, है ना, जो लैंड में ग्रो कर रहा है, और जिस लैंड में आपको जूम फार्मिंग करना है उस लैंड में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी घास है या बैम्बूज उग रहे होते हैं उनको घींच घींच के आपको पहले तो निकालना होगा, फिर उनको जलाना होगा, फिर जो भी जला हुआ राख है आपके पास उसको फर्टिलाइजर के तौर पर यूज करना पड़ेगा। दीज आर द स्टेप्स जो आपको जूम फार्मिंग के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस मच फॉर टुडे। Don't forget to like, share and subscribe to Learn. And thank you for watching my video. Thank you.